हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और आज हम एसएससी जीएसटी की क्लास लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी को पहले से भी पता है कि हमने एसएससी जीएसटी के कुछ प्रश्नों को हल करवाए थे क्यूज़ में, और 2-3 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और अपने प्रैक्टिस को वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है समास के ऊपर। पहले जो मैंने क्लास ली थी वो समास के प्रश्नों को हल करवाया था, और बहुत से लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि समास की परिभाषा क्या है, उसके अंदर बहुविग्री, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व ये सब किसे कहते हैं, तथा कैसे हम समझेंगे कि द्वंद्व किसे कहते हैं, द्विगु किसे कहते हैं, बहुविग्री किसे कहते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में परिभाषाओं को पढ़ेंगे, समास की परिभाषा को जानेंगे कि समास कहते किसे हैं और क्या कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुविग्री या तत्पुरुष द्वंद्व से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम समास से। परिभाषा है, समास के नियमों से शब्द को समासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। समास के नियमों से शब्द को समासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी ऐसी लंबी चौड़ी कोई बात ना होकर किसी एक शब्द में उसे निहित कर देना, या एक बहुत कम वाक्य में उसे कह देना, संक्षिप्तीकरण कर देना, उसे समास कहते हैं। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है। सरल भाषा में कहे तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए व छोटे शब्द को समास कहते हैं। फिर से देखिए, सरल भाषा में कहे तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए व छोटे शब्द को समास कहते हैं। जिसमें नए और छोटे शब्द का जुड़ाव हो उसे समास कहते हैं। अब देखिए, दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसमें हिंदी के कम से कम शब्दों को जोड़कर अधिक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को प्रकट किया जाता है, वो समास कहलाता है। यानी इसमें कह रहा है, दूसरे शब्द में समास वह क्रिया है जिसमें हिंदी के कम से कम शब्दों को जोड़कर, यानी कम से कम शब्दों को जोड़कर जो अधिक से अधिक अर्थ वाले शब्द को प्रकट किया जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत लंबी चौड़ी बातों को ना कहकर, वाक्यों को ना कहकर किसी एक वाक्य में निहित कर देना और उसका अर्थ को प्रकट कर देना, वो समास कहलाता है। देखिए, समास रचना के 2 पद होते हैं। इसमें पहला पद पूर्व पद है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। ध्यान से देखिए, पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों को मिलकर जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। यानी इन दोनों के मिलाव से, जो जुड़ाव से जो बनेगा उसे समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, रसोई के लिए घर, तो इसका एक शाब्दिक अर्थ बना रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल यानी नील कमल। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। इसमें जो वाक्य है उसको बहुत लंबे चौड़े वाक्य में ना कहकर किसी एक शब्द से निहित कर देना। जैसे रसोई के लिए घर, अब इतना वाक्य कहने की क्या ज़रूरत है। अब समस्त पद अगर इसका बनाया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि रसोई घर। वैसे इसमें ये उदाहरण दिया हुआ है। देखिए, समासिक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो समास के नियमों से निर्मित होते हैं समासिक शब्द कहलाते हैं। जो समास के नियमों से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, समासिक पद कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ये समस्त पद भी कहलाता है, शब्द भी कहलाता है और समस्त पद भी कहलाता है। शब्द के समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह जो परसक वो लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राजपुत्र। इससे आप समझ गए होंगे। अब देखिए, समास विग्रह क्या है? समास विग्रह क्या है? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करना समास विग्रह कहलाता है। यानी समासिक शब्दों के बीच के संबंध को जो ठीक प्रकार से व्यक्त कर रहा है, बता रहा है, वो समास विग्रह कहलाता है। विग्रह शब्दों के दौरान समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। विग्रह शब्दों के दौरान समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, राज प्लस पुत्र यानी राजा का पुत्र। इसमें जो समासिक शब्द है वो लोप हो जाता है। समास के प्रकार यानी भेद। समास के प्रकार इस प्रकार है,
अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुविग्रही समास। ये पूरे आपके समास के प्रकार और भेद हैं। देखिए, अब बात आती है अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद का अर्थ प्रधान होता है। अवयवी भाव समास कहलाता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में ना बदलकर सदैव समान रहता है। फिर से देखिए, अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद का अर्थ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में ना बदलकर सदैव समान रहता है। जैसे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, आजन्म यानी जन्म से लेकर, धड़ाधड़ यानी धड़-धड़ की आवाज के साथ, घर घर यानी प्रत्येक घर। इसमें बोला अव्ययी समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद अर्थ प्रधान होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। इसमें प्रारूप में लिंग, वचन, कारक में ना बदलकर सदैव समान रहता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये हमेशा समान रहता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद समास होता है तथा ये कारक से जुड़ा समास होता है। इसके ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वही कारक वाला समास कहलाता है। इसके शब्दों को बनाने में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास में दूसरा पद समास होता है तथा ये कारक से जुड़ा समास होता है। इसके ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वही कारक वाला समास कहलाता है। इसके शब्दों को बनाने में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, जिसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, देश के लिए भक्ति बन जाएगा देशभक्ति, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, राह के लिए खर्च यानी राह खर्च, राजा का महल यानी राजमहल। तत्पुरुष समास के मुख्य तौर पर 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन के 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और वो 6 भेद कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद होते हैं। अब देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास इस तरह के समास में प्रधान पद उत्तर होता है। इस समास में शब्द विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान से मिलकर बनाए जाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। फिर से देखिए, इस तरह के समास में प्रधान पद उत्तर होता है। इस समास में शब्द विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनाए जाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। उदाहरण, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पित है जो अंबर, लाल मणि यानी लाल है जो मणि, महादेव यानी महान है जो देव, नव युवक यानी नव है जो युवक। इससे आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अब देखिए, कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद है विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, विशेष्य भय पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास और विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। इन सभी को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो इसे समझने में और इसके भेदों को जानने में। अब देखिए, द्विगु समास किसे कहते हैं। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता तथा कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं, किसी समूह को दर्शाती है। यानी वो सिर्फ केवल एक अर्थ को नहीं दर्शाएगी, वो पूरे समूह को दर्शाती है। वह समास जो किसी समस्त पद, समाहार या समूह का बोध कराए, द्विगु समास कहलाती है।
जैसे मैं फिर से बताती हूँ, इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं, किसी समूह को दर्शाती है। वह समास जो किसी समस्त पद, समाहार या समूह का बोध कराए द्विगु समास कहलाता है। अब देखिए कैसे समझेंगे हम, इनके उदाहरण देखिए। द्विगु समास के उदाहरण है दोपहर यानी दो पहरों का समाहार, त्रिवेणी यानी तीन वेणियों का समूह, त्रिलोक यानी तीन लोकों का समाहार, शताब्दी यानी 100 शब्दों का समूह, सतसई यानी 700 पदों का समूह। ये इसके उदाहरण है, इसे आप समझ सकते हैं। इसमें ये अर्थ को नहीं दर्शाता, पूरे समूह को दर्शा रहा है। वही होता है द्विगु समास जिसमें संख्या विशेषण होती है तथा उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। अब देखिए द्विगु समास के भेद। समाहार द्विगु समास, इसमें समाहार का अर्थ है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे अब इनके उदाहरण देखिए, तीन लोगों का समाहार यानी त्रिलोक, क्योंकि इसमें तीन लोगों का समाहार बोला है तो त्रिलोक। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास के दो भेद होते हैं। पहला है बेटा या फिर उत्पत्र के अर्थ में, जैसे दो माँ का यानी दुमाता। समाहार द्विगु समास वह समास जिसमें सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाए, समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे पांच प्रमाण यानी पंच प्रमाण। ये थे द्विगु समास के भेद। अब देखिए द्वंद्व समास क्या है। द्विगु तो हो गया, अब देखिए द्वंद्व समास क्या है। वह समास जिसमें दो प्रधान पद होते हैं तथा किसी भी पद का गौण नहीं होता। वह समास जिसमें दो प्रधान पद होते हैं तथा किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों ही पद के दूसरे के विपरीत होते हैं, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। इस समास में विग्रह करने पर और अथवा या एवं इसका इस्तेमाल किया जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जिसमें और अथवा एवं का इस्तेमाल किया जाता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण, यानी जलवायु, इसका हो जाएगा जल और वायु, इसमें बीच में जुड़ गया और, तो ये हो गया द्वंद्व समास। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ऐसे ही राधा कृष्ण यानी राधा और कृष्ण, नर नारी यानी नर और नारी, गुण दोष यानी गुण और दोष, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। जिसमें और अथवा और एवं का इस्तेमाल हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए बहुविग्री समास क्या है। इस तरह के समास में कोई प्रधान पद नहीं होता है तथा जब दो पदों से मिलकर तीसरा पद तैयार होता है तब वो तीसरा पद प्रधान पद कहलाता है। इस तरह के समास में कोई प्रधान पद नहीं होता है तथा जब दो पदों से मिलकर तीसरा पद तैयार होता है, यानी दो पदों से मिलकर जो तीसरा पद तैयार होगा तब वो तीसरा पद प्रधान पद कहलाता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का उपयोग होता है वो बहुविग्री समास कहलाता है। जिसमें देखिए विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का उपयोग हो वो बहुविग्री समास कहलाता है। जैसे देखिए बहुविग्री समास के उदाहरण क्या है, यानी चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला, इसका अर्थ हो जाएगा विष्णु। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्रों वाली यानी सरस्वती। गजानंद गज का आनंद है जिसका यानी गणेश। उम्मीद है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। ये था हमारा समास के भेद और प्रकार, बहुविग्री समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। आज हमने इसका कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अगला टॉपिक मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी एसएससी जीएसटी का हिंदी से ही।
और आप इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा था कि इसमें सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप इसके नोट्स बनाएं। जितने भी आपको ये डेफिनेशन दिख रहे हैं, जितने भी आपको ये परिभाषाएं दिख रही हैं सामने, इनके आप नोट्स बनाएं तो आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।